नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कल्चर ऑफ गुजरात अकेडमी में। तो हमने इंडियन पॉलिटी की सीरीज शुरू की थी, जिसमें इससे पहले के वीडियो में हमने संविधान पे बात की थी। संविधान भारत में किस प्रकार बना था उसके बारे में हमने डिटेल बात करेंगे। जो इंडियन पॉलिटी में टॉपिक होंगे उन पे सब एक एक करके बात करेंगे। जो इससे पहले का वीडियो था उसमें हमने बात की थी कि संविधान की बेसिक थी, अर्थात कि संविधान को हमने दो भागों में बांट कर देखा था, जिसमें मौखिक एवं लिखित किसे कहते हैं एवं कहाँ काम में देखने को मिलता है, एग्जाम्पल भी देखे थे। वही संविधान निर्माण में भारत के लोगों का क्या योगदान था, कि उन्होंने कौन कौन से प्रयास किए थे, वो देखे थे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे संविधान निर्माण में अंग्रेजों के क्या प्रयास थे, अर्थात अंग्रेजों के द्वारा कोई न कोई तो प्रस्ताव या कोई ऐसे कार्य किए गए थे जिसके लिए संविधान बनने की नींव शुरुआत हो गई थी। नींव तो कब कब कई पहले हो गई थी। तो बात करते हैं आज ही के इस टॉपिक पे। 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है, जिसमें लॉर्ड लिनिथको ने प्रमुख शर्तें या बिंदु रखे थे। तो हम यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। इसमें कहा गया कि भारत में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात एक संविधान सभा बनेगी, लेकिन इसके बदले में भारतीयों को विश्व युद्ध में ब्रिटेन की सहायता करनी होगी। जब हम संविधान बनाने की बात कर रहे थे, उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था, जिसमें अंग्रेजों की एक शर्त थी कि भारत के लोग हैं वो अंग्रेजों की सहायता करेंगे, उसके बदले में जिस प्रकार द्वितीय युद्ध समाप्त होगा उसके तत्पश्चात भारत में एक संविधान सभा बना दी जाएगी। अगली शर्त देखते हैं। तो भारत में युद्ध समाप्ति तक एक युद्ध परिषद का गठन किया जाएगा, अर्थात एक आधिकारिक तौर पर एक युद्ध परिषद का गठन किया जाएगा जब तक युद्ध समाप्त नहीं होता है। वहीं तीसरी बात की जाती है, इंपॉर्टेंट देखे तो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। ये बात किसमें की गई है? अगस्त प्रस्ताव में। तो ये बात अंग्रेज कह रहे हैं। अब इसके प्रति हमारे भारतीयों का क्या मत रहेगा? तो इसमें कांग्रेस एवं मुस्लिम ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया। ना तो इसने कांग्रेस ना ही मुस्लिम ने समर्थन दिया, दोनों ने कहा कि ये हमें बात मंजूर नहीं है। तो अगस्त प्रस्ताव के विरोध में कुछ ना कुछ तो भारतीय की प्रतिक्रिया रहेगी, तो वो हम यहाँ कर एक एक करके देखते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा इसके बारे में, कि दरवाजे में लगी हुई जंग की एक कील के समान ये प्रस्ताव हमें देखने को मिलता है। ये बात किसने कही है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये आपको कथन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना है। आगे देखते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्या प्रतिक्रिया की? तो इसके विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह की इनके द्वारा शुरुआत की जाती है। वही प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे एवं जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। आगे देखते हैं तो हमें अंग्रेजों के प्रयास में ये प्रस्ताव असफल रहने के बाद अंग्रेज दूसरा प्रस्ताव लेके आते हैं 1942 में, क्रिप्स प्रस्ताव में स्टीफन क्रिप्स का प्रमुख व्यक्ति अंग्रेज अधिकारी था। इसके प्रमुख शर्तें देखते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ये बात जो हमने अगस्त प्रस्ताव में देखी वो की बात यहाँ पे पुनः दोहरा दी जाती है। फिर अगली बात देखें तो जो इस संविधान में संतुष्ट नहीं होगा वो अपना अलग से एक संविधान निर्माण कर सकता है। यहाँ से ये शर्त हमें देखने को मिलती है नहीं। इसमें कहा कि अंग्रेज कहना चाहते हैं कि यदि कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग जो भी अपने इस हम जो संविधान बनाएंगे उससे संतुष्ट नहीं है, तो वो अपना अलग से संविधान निर्माण कर सकते हैं। वहीं अगला पॉइंट देखें तो भारत को स्वतंत्र औपनिवेशिक राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। औपनिवेशिक राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा, इसका अर्थ है कि भारत के ऊपर हमारा नियंत्रण रहेगा, लेकिन उन्हें औपनिवेशिक के रूप में वो अपनी कानून स्वयं बना सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के तौर पर ब्रिटेन को रखा जा सकता है। तो इस प्रस्ताव के प्रतिक्रिया के रूप में हमें और देखे तो क्या देखने को मिलता है? तो महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक का, अर्थात उत्तर दिनांक के चेक का विरोध में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। वही द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे, जिनकी पार्टी कंजर्वेटिव थी। ये क्रिप्स प्रस्ताव होने के तत्पश्चात ब्रिटेन में चुनाव होते हैं, जिसमें नई प्रधानमंत्री क्लीवलैंड एटली बनते हैं, जो लेबर पार्टी से थे, जिनका मानना था
कि सबको अपनी अपनी स्वतंत्रता का अधिकार है, जिन्होंने 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा भारत में। ये हम सब अंग्रेजों के प्रयास पड़ रहे हैं संविधान बनाने के लिए, जिसमें कैबिनेट मिशन में कौन कौन हमें देखने को मिलते हैं। तो सर पैट्रिक लॉरेंस, जो कि भारत के सचिव अर्थात अध्यक्ष थे। सेकंड व्यक्ति देखे तो स्टीफन क्रिप्स, जो व्यापार मंत्री थे। वह AU अलेक्जेंडर, जो भारतीय नौसेना मंत्री थे। ठीक है, अब कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव क्या क्या थे हमें देखने को मिलते हैं। प्रस्ताव में पहला पॉइंट देखें तो भारत में एक संविधान सभा होगी, जिसमें 389 सदस्य होंगे। ये बात कौन कह रहा है, तो कैबिनेट मिशन में की गई है, जिसमें प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य होगा। भारत में कुल मिलाकर 389 सदस्यों का चयन किया जाएगा, जिनमें 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति को रखा जाएगा सदस्य के तौर पे। अब इन सदस्यों का हम बंटवारा करके देखते हैं तो किस प्रकार हमें देखने को मिलता है। 389 सदस्य थे, जिनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित होंगे। 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्र से आएंगे जो निर्वाचित होंगे। इनका चुनाव होना था। ठीक है दोस्तों, अब 4 चीफ कमिश्नर कौन कौन क्षेत्र थे, तो पहला अजमेर मेरवड़ा, जो राजस्थान में आता था। दूसरा दिल्ली। तीसरा कुर्ग, जो वर्तमान कर्नाटक में हमें देखने को मिलता है। फिर चौथा आता है बलूचिस्तान, जो भी वर्तमान पाकिस्तान में है। यहाँ से 4 सदस्य निर्वाचित होंगे। भाई बाकी के शेष बचे 93 सदस्य, जिसमें देशी रियासत अपने द्वारा मनोनीत करके सदस्य भेजेंगी। ये तो हमने बात की कैबिनेट मिशन में कि 389 सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होगा और कहाँ से आएंगे। आगे बात करते हैं तो संविधान सभा के चुनाव किस प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। तो संविधान सभा के चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में होते हैं। यह अप्रत्यक्ष विधि से हुए थे, अर्थात आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा, जिसमें 3 श्रेणियां रखी गई। सामान्य, पंजाब सिखों को एवं शेष भारत में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया। चुनाव में मत प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने दिया था, जिसमें 296 सीटों पर चुनाव होता है। बात तो 389 की गई थी, लेकिन चुनाव 296 पर होता है। ठीक है, अब देखते हैं तो चुनाव में 208 सीटें कांग्रेस जीतती हैं, 73 सीटों पर मुस्लिम लीग जीतती है, व 15 सीटों पर निर्दलीय विजय होते हैं। अब ये हम बात करें संविधान सभा के चुनाव की। ये चुनाव हुए थे जुलाई-अगस्त 1946 में। इसमें प्रतिक्रिया हमें क्या देखने को मिलती है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के चुनाव में आज से निराश होकर 16 अगस्त को 1946 को प्रत्यक्ष या सीधा कार्रवाई दिवस के नाम से सांप्रदायिक दंगे करवा दिए। ये दंगे हमें पश्चिम बंगाल में या बंगाल में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। वहीं 16 अगस्त को मौलाना आज़ाद ने इसे काला दिवस की नाम से संज्ञा दी। अब बात करते हैं संविधान सभा की बात चल रही है तो भीमराव अम्बेडकर का नाम ना आए तो ऐसी कोई बात तो हो ना सकती है। ये नोट के रूप में आप देख सकते हैं। इनका पहला चुनाव भीमराव अम्बेडकर हार चुके थे चुनाव होने से पहले। फिर उन्होंने दूसरा चुनाव 1946 में जसुर कुलना बंगाल से मुस्लिम लीग की सहायता से लड़ा, जिसके तदपश्चात इन्हें संविधान सभा के सदस्य के रूप में बनाया गया। लेकिन विभाजन के कारण ये क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था। अतः स्वतंत्रता के पश्चात M.R. जयंकर के स्थान पर बम्बई की पुणे सीट से संविधान सभा के सदस्य बने। एक क्वेश्चन में आ सकता है एग्जाम में कि विभाजन के तत्पश्चात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस स्थान पर अपनी सीट का चुनाव लड़ा था, तो पुणे सीट से M.R. जयंकर के स्थान पर। अब आगे बात करते विशेष तथ्य या सर्वाधिक सदस्य कहाँ से हमें देखने को मिलते हैं। संयुक्त प्रांत अर्थात यूपी से 55 सदस्य, मद्रास से 49, रियासत से देखें तो मैसूर से हमें 7 सदस्य देखने को मिलते हैं। राजस्थान रियासत से जयपुर से 3 सर्वाधिक मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं। अब विशेष नोट में देखते हैं तो गांधी एवं जिन्ना ने चुनाव नहीं लड़ा था। वहीं जय नारायण प्रकाश एवं तेज बहादुर सप्रू ने इस्तीफा दे दिया था चुनाव जीतने के तत्पश्चात। ठीक है दोस्तों, ये तो हमने बात की संविधान सभा के चुनाव
एवं अंग्रेजों के प्रयास किस प्रकार रहे थे संविधान निर्माण में। अगला जो हमारा वीडियो रहेगा इसमें हम बात करेंगे अंतरिम सरकार का गठन किस प्रकार हमें देखने को मिलता है। यदि आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें ज़रूर बताइएगा इस वीडियो का आपको बेहतरीन पार्ट कौन सा लगा जो आपको आसानी से समझ में आ गया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।